गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 ऑफ जून पर पहुंच चुके हैं और आज 10 एरियाज को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। अब यहाँ पर जो 10 एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ जो अभी आजकल न्यूज़ में थे। पीएम ई विद्या, ये एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर हमारा डिस्कशन रहने वाला है। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या है, इसको लेकर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। निपुण इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे। देन DAYNULM क्या है, इसको लेकर एक MCQ हम डिस्कस करने वाले हैं। योगा डे के थीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्विन डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कैड एंड डिफेक्शन लो जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, इनको लेकर कहां पर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं MCQ के थ्रू। जल्दी से यहां पर अपने टारगेट को सेट करें। कट ऑफ एज यूजुअल हमारी 6 रहने वाली। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप कितना स्कोर करेंगे 10 में से। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0, एंड फॉर एवरी मिस रीडिंग, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट, तो उस केस में -2 आपको मिलने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पीएम ई विद्या को लेकर है। पूछा कि पीएम ई विद्या को लेकर बताएं करेक्ट क्या है यहाँ पर। इसे क्या अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कोई रिकॉग्निशन दी गई है, हो सकता है। क्या इसमें ई कंटेंट को दिया जाता है, ई बुक्स को दिया जाता है, ये भी हो सकता है। और क्या ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आता है। 10 सेकेंड्स यहां पर आपके सामने, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। बताइए। चलिए देखिए, पीएम ई विद्या स्कीम जो है इसे रिसेंटली अवार्ड दिया गया है और रिकॉग्नाइज भी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का एक किंग हामिद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज जो है वो दिया गया है इसको। और ये यहां पर दिया गया आईसीटी के लिए कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिया है एजुकेशन के अंदर। ये जो अवार्ड है यूनेस्को का किंग हामिद बिन ईसा अवार्ड, ये दिया जाता है जब भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैल्यू एडिशन, लोगों की लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमें यहां पर पीएम ई विद्या के केस में देखने को मिला। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। रिकॉग्निशन जो दी गई है वो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। अब आती है बात ई बुक और ई कंटेंट। यस, इसके अंदर ई बुक और ई कंटेंट, वीडियोस का कंटेंट जो है वो दिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस यहां पर अवेलेबल होती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक जो सिलेबस है, जो लेक्चर्स हैं वो पहुंच पाए। बेसिकली इसे कोविड के टाइम पर ही लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जब स्कूल्स और कॉलेजेस बनते तब बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें किसी भी तरीके की कमी ना रहे। और इसे यस आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही लेकर आया गया, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप जो इसके अंदर है वो हमारा खुद का ही है, हमने बाहर से कुछ भी बोरो नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर देख सकते हैं 3.7 करोड़ स्टूडेंट जो हैं हायर एजुकेशन के अंदर, उनको यहां पर एक तरीके से लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है ताकि उनकी एजुकेशन के अंदर किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ठीक है, अब डिजिटल या डिजिटलाइजेशन या डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको लेकर भी भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे हैं। जैसे कि यहां पर है स्वयं प्रभा, एक प्रोग्राम शुरू किए सरकार के द्वारा। निष्ठा, एक है स्वयं। आपको मिलान करना है, यहां पे यू हैव टू मैच दीज पेयर्स। कौन कौन से मैच होते हैं, 10 सेकेंड आपके पास है। ये तो पक्की बात है कि तीनों के तीनों जो प्रोग्राम्स हैं वो भारत सरकार के द्वारा शुरू करे गए हैं। लेकिन क्या स्वयं प्रभा टीचर ट्रेनिंग को लेकर है, निष्ठा DTH चैनल्स को लेकर है, और स्वयं क्या ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर है। देखिए स्वयं और स्वयं प्रभा दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे। स्वयं के अंदर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लेकर आए थे, और स्वयं प्रभा के अंदर 34 DTH चैनल्स जो थे जो 24/7 काम करते हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे एक बार चेक कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आपको इसके कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्वयं प्रभा जो है वो टीचर ट्रेनिंग को लेकर नहीं है, वो 34 फ्री DTH चैनल्स को लेकर है। और निष्ठा जो प्रोग्राम है, निष्ठा के अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग देने की बात करी गई है। तो पहले दो पेयर इनकरेक्ट है, तीसरा पेयर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्वयं के अंदर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक स्वॉन इवेंट। ये किससे रिलेट करता है, क्या ये मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट के क्रैश को लेकर है, कोविड-19 वायरस को लेकर है, जो हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। किसको लेकर हो सकता है ये। देखिए रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये किससे रिलेट करता होगा, ये रिलेट करता होगा हमारी इकोनॉमी से। आरबीआई हैज स्पोकन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज। आरबीआई ने कहा है कि हमारे देश में से 7,80,000 करोड़ के कैपिटल आउटफ्लोज देखने को मिले, जो कि $100 बिलियन के बराबर है। ठीक है, अब ये इतना ज्यादा पैसा जो निकला है भारत में से,
इसको कहा गया कि ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट को कॉज कर सकता है। नाउ ये जो पैसा निकला है, अगर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो भी, अगर आप डेटा देखेंगे डेली बेसिस पे हमारी मार्केट्स में से पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, अभी तो डेटा कम हो गया, अराउंड 1200-1300 करोड़ रुपए रोज उनके द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू क्रैशिंग ऑफ द मार्केट। स्टॉक मार्केट जब क्रैश करती है उस सिचुएशन को ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है, और कई बार जब किसी कंट्री की करेंसी क्रैश करती है उस सिचुएशन को भी ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या ऐसा हुआ है? यस, याद करिएगा 2001 के अंदर .com बबल हुआ था, जब मार्केट्स ने क्रैश किया था, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या देखने को मिला था? ब्लैक स्वॉन इवेंट। एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ था 2008 के अंदर, जब यूएस की हाउसिंग मार्केट बबल बस्ट हुआ था, तब भी स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला था। और इसी तरीके से यहां पर 2008 के अंदर ही पिक्स कंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आया था। काफी सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी, उनकी जो करेंसी थी, वो भी कहीं ना कहीं क्रैश हो रही थी। 2020 के अंदर भी हमें देखने को मिला जो स्टॉक मार्केट थी उसने कोविड की वजह से क्रैश किया था। ठीक है, तो ये कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट पास्ट के अंदर हो चुके हैं, और यहां पर कहा जा रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये इस तरीके का इवेंट होता है जिसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंदर मार्केट क्रैश करती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सेकंड इज करेंसी भी क्रैश कर सकती है। ठीक है, तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट है। सो कॉल्ड ब्लैक स्वॉन इवेंट आर हाईली अनलाइकली टू हैपन, रेयर फिनोमिना होते हैं, लेकिन जब होंगे तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निपुण इनिशिएटिव को लेकर पूछा गया है। निपुण इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, अर्बन, एमएसएमई। 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको क्यों कहा कि इसे ध्यान से पढ़िएगा। निपुण इनिशिएटिव, निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक तो ये हो गया। देखिए दो प्रोग्राम है, मिलते जुलता नाम है निपुण भारत, जिसके अंदर फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर? एजुकेशन लेवल के अंदर इंप्रूवमेंट लाने को लेकर। ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जिसका नाम दिया गया है निपुण भारत, निपुण भारत स्कीम। लेकिन ये जो निपुण इनिशिएटिव है ये स्किलिंग को लेकर है, मतलब हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको स्किल किया जाएगा, और अगर ऑलरेडी उनके पास कोई स्किल है तो उसे अप स्किल किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, उस स्किल को फर्दर आगे लेकर जाया जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। अगर निपुण भारत होता तो हम आंसर देते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये स्किल क्यों दिया जा रहा है? देखिए अगर आप किसी को कहते हैं कि इफ यू गिव फूड टू समबडी यू आर हेल्पिंग हिम फॉर वन डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू कुक फूड, तो आप उसको एक स्किल दे रहे हैं जिससे वो आने वाले टाइम में हर दिन फूड को कुक कर पाएगा और अपनी सहायता खुद कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर स्किलिंग और अपस्किलिंग करके हम लोगों को केपेबल बना रहे हैं ताकि वो जॉब्स को हासिल कर पाए। यहां पर यह भी बताया गया कि उनको जो स्किल्स दिए जा रहे हैं वो उनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, जहां पर हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है वर्कर्स की, वहां पर भी जाकर वो जॉब को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पर निपुण भारत के बारे में भी एक इन्फोग्राफिक जो है वो ऐड करके दिए। ये देखिए, ये निपुण भारत है, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, निपुण आपकी स्किलिंग से लेकर है। DAYNULM के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए, आपसे पूछे बताइए करेक्ट क्या है। DAYNULM ये कौन सी स्कीम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या? मे बी। इसका मेन काम है कि जो अर्बन पुअर है, जो अर्बन एरिया में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी से आज़ादी दिलाना। और ये क्या करता है? अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके भी इश्यूज को क्या ये एड्रेस करता है? हो सकता है 3 मिलती जुलती स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। सोचिए, इस स्कीम के वैसे बताऊं तो 2 कंपोनेंट है, एक आपका अर्बन एरिया के लिए और एक रूरल इंडिया के लिए। हम अर्बन कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये NULM है। नाउ ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना इंप्लीमेंट करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यस, यहाँ पर अर्बन पुअर जो है उनको यहाँ पर फोकस किया जाता है ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए, और जो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनकी जो समस्याएं होती हैं उसको भी सोल्व करने की बात यहाँ पर करी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ना इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भी काम कर रहे हैं ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सहायता मुहैया कराई पाए। नेक्स्ट,
नेट 50 कूपन कोड जो वो आप यूज कर सकते हैं 2023 एंड 2024 कोर्सेज के लिए जो अवेलेबल है exam.netbook.com के ऊपर। ये जो कोर्सेज हैं आपकी डे वाइज तैयारी करा देते हैं, डे 1, डे 2, डे 3 सो ऑन अप टू डे 500 तक आप यहाँ पर जो आपका कंटेंट होता है उसको यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और डेली अगर आपकी तैयारी होती है तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो डेज होते हैं इनको एक एक करके करते जाइए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि है थीम क्या था योगा डे का इस बार का 2022 का। योगा फॉर लाइफ, योगा फॉर हेल्थ, ह्यूमैनिटी या फिर योगा फॉर ऑल। 10 सेकेंड्स अभी पीछे ही, एक हफ्ता पहले ही योगा डे आपका गया है। सो इस बार का थीम क्या था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कई बार इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी फैक्चुअल होते हैं। वैसे तो पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं जाता, लेकिन हाँ कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हाईली फैक्चुअल होते हैं, क्योंकि योगा जो है उसको वैसे भी इंडिया काफ़ी कोशिश कर रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर और भी ज़्यादा जो एक प्रमोशन ये डिजर्व करता है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है इसके थीम के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्विन डेफिसिट को लेकर पूछा गया है कि बताइए कॉमनली ट्विन डेफिसिट जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस डेफिसिट को कंसीडर किया जाता है। क्या फिस्कल डेफिसिट को ट्विन डेफिसिट में काउंट किया जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। क्या हम फिस्कल डेफिसिट को ट्विन डेफिसिट में काउंट करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को करते हैं या करंट अकाउंट डेफिसिट को करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोट ऑफ क्वेश्चन दिया और कहा, क्योंकि ये जो ट्विन डेफिसिट था ये हमारी कंट्री के अंदर काफी साल पहले एग्जिस्ट करता था, उन्होंने कहा कि दोबारा से ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है वो भारत के अंदर आ सकती है। अब देखिए ट्विन का मतलब क्या होता है, टू, ट्विन्स आपने सुना होगा, तो डेफिनेटली आंसर में ये 2 ही होंगे, 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि ट्विन है। और अगर हम नाम पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों के ही पूछ रहे होंगे, तो आंसर बी और सी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्विन डेफिसिट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों का मतलब क्या अभी देखेंगे अब, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस इसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट को लेकर है पूछा कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहली स्टेटमेंट कहते हैं गवर्नमेंट जो है पैसे को खर्च करती है और जितनी उनकी आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा खर्च करती है। बेसिकली जो उनकी अर्निंग है उससे ज्यादा पैसा यहां पर खर्च किया जा रहा है, दैट इज पॉसिबल। इट लीव्स प्राइवेट प्लेयर्स विद लेस मनी, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी जो होती है फिस्कल डेफिसिट के चलते कम हो जाती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। गवर्नमेंट बोरोज मनी अंडर दिस, इसके अंतर्गत सरकारें जो है वो पैसे को बोरो करती हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम यही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और ये जो चीज़ है सरकारें करती हैं, मतलब जितना पैसा उनके पास अवेलेबल है उससे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता है। और जब आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं और आपको 2000 खर्चा करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 1000 आपको किसी ना किसी फ्रेंड से लेने पड़ेंगे या फिर लोन लेना पड़ेगा। फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसके चलते पैसे को बोरो करती है। अब देखिए कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर तो पैसा कितना है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, डेफिनेटली लिमिटेड है। अगर इकोनॉमी के अंदर लोन देने के लिए पैसा मान लीजिए 10,000 रुपए है और इस 10,000 में से हमने 10,000 रुपए में से मान लीजिए 9,000 रुपए हमने गवर्नमेंट को दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचा, 1,000 रुपए। अगर सरकार को हम 9,000 की जगह सिर्फ 2,000 रुपए देते तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचता, यहां पर 8,000 रुपए। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरकारें बोरो कर लेंगी उतना कम प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है, अगर सारा का सारा पैसा सरकारें लोन के तरीके से ली जाएगी, बोरो कर लेगी, तो कम से कम पैसा यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए बचेगा। इमेजिन करिए कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं उनके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए ए एंड बी। ए की पढ़ाई के ऊपर पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए लगा दिया और पेरेंट्स के पास पैसा कितना था, 1 लाख रुपए ही था, तो बी की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बचेगा। 1 लाख की जगह अगर ए की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए लगाए जाते तो रिमेनिंग 50,000 जो थे वो बी की पढ़ाई के लिए लगाए जा सकते थे, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। तो यस, यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा कम बचता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन को देखते हैं जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है पूछा कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर 2 पेयर्स आपको दिए हैं, आपको मैच करना है यहां पर कौन कौन सा मैच हो रहा है। ट्रेड अकाउंट इसके अंदर होता है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर, जो कि फिजिकल गुड से रिलेट करता है, हो सकता है। एक इनविजिबल अकाउंट होता है जो कि सर्विसेज से रिलेट करता है, मे बी। मैच करिए इसे, 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए।
देखिए ट्रेड अकाउंट में यस फिजिकल गुड्स आती है और इनविजिबल, देखिए नाम में ही इनविजिबल है, और जब सर्विसेज होती हैं सर्विसेज में कोई भी फिजिकल चीज़ तो दी नहीं जाती। मान लीजिए आप एक होटल में जा रहे हैं, होटल आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी कोई फिजिकल चीज़ तो आपको दी नहीं जा रही, क्योंकि जो एजुकेशन आपको मिल रही है वहाँ पे, जो नॉलेज मिल रही है, या होटल के अंदर जो सर्विस जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो इनविजिबल कहलाता है, ठीक, वो इनविजिबल होता है। तो यहाँ पर इनविजिबल अकाउंट जो है वो सर्विसेज से पर्टेन करता है, एंड ट्रेड अकाउंट जो है दैट पर्टेन्स टू फिजिकल गुड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब भारत के अंदर कैड का जो इशू है, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो इशू है, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि एटलीस्ट कि ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और जो स्टेटमेंट है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दी गई है। तो ये एक एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दी है और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट इसमें से कौन सी है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है 1/3 लोग जो हैं वो डिफेक्ट कर सकते हैं और वो बिना डिस्क्वालीफाई हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? मे बी 91st अमेंडमेंट ने जो नंबर है इसे चेंज कर दिया 2/3, ये भी पॉसिबल है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो लेकर आया गया था ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी के अंदर। 10 सेकेंड्स इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी इस तरीके की चीजें चल रही हैं जिसके अंदर नई पार्टी फॉर्म हो सकती है आने वाले टाइम में। सरकार तो वहां पर बदलने के चांसेस काफी ज्यादा हो ही गए हैं। रिसेंटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे एमएलएस जो हैं उन्होंने डिफेक्ट किया है फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी ये क्वेश्चन यहां पर बनाया गया। देखिए शुरू में क्या था, शुरू में आयाराम गैराम की राजनीति के अंदर होता क्या था, बहुत सारे लोग जो है वो कभी एक पार्टी को ज्वाइन करते थे, मॉर्निंग में वो पार्टी ए में होते थे, ठीक है, या फिर कहें कि मॉर्निंग में वो कांग्रेस पार्टी में होते थे, इवनिंग में वो बीजेपी पार्टी में होते थे, और अगले दिन मॉर्निंग में फिर दोबारा से वो कांग्रेस में हुआ करते थे या किसी तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। अब ये जो चीज़ होती थी ना, ये बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती थी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, कि आज आप किसी पार्टी में हो, शाम को आप किसी पार्टी में हो, सुबह आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। तभी एक लॉ लेकर आया गया जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। इसके चलते कहा गया कि शुरू में तो ये कहा गया कि 1/3 लोग जब तक इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक यहां पर आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन बाद में इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया कि अगर किसी पार्टी के अंदर 2/3 लोग जाना चाहें किसी दूसरी पार्टी के अंदर तो वो जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी पार्टी के अंदर 60 लोग हैं और 60 में से जो इसका 2/3 2/3 कितना होगा 40, ठीक है, अगर 40 लोग किसी दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन अज्यूम कि इस पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, तभी नहीं तो 40 लोग एकदम से इतना बड़ा नंबर दूसरी पार्टी में जाने के लिए क्यों कहता, राइट, लॉजिकल है काफी। तो यस यहां पर 2/3 लोग अगर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो यहां पर ये अलाउड है। और इससे क्या होगा, देखिए जब आप कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं जा सकता दूसरी पार्टी के अंदर, या कम लोग 10-12 लोग नहीं जा सकते हैं, या फिर कहें कि 2/3 से कम लोग नहीं जा सकते हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसको स्टेबिलिटी देने की बात कर रहे हो। आपको वो नहीं देखने को मिलेगा कि 4-5 लोग उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आप पोर्टफोलियो दीजिए नहीं तो हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, ठीक है। 1/3 डिफेक्टिव मेंबर्स कैन ज्वाइन, नहीं, देखिए 1/3 डिफेक्टिव मेंबर ये कभी हुआ करता था 91st अमेंडमेंट से पहले ये चीजें हुई करती थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट नंबर चल रहा है वो 1/3 नहीं है, वो कितना है, वो 2/3 है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो 1/3 ऑफ द डिफेक्टिव मेंबर कैन ज्वाइन अदर पार्टी विदाउट बीइंग डिस्क्वालीफाइड, आज के दिन में ये एप्लीकेबल नहीं है, पहले ये एप्लीकेबल हुआ करता था। इससे फायदा ये भी होता है कि जो अपनी पार्टी के लिए लॉयलिटी है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, अगर 2/3 काफी बड़ा नंबर जो है अगर वो डिफेक्ट करे तो डेफिनेटली पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से 2/3 लोग यहां पर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। अब यहां पर जिन लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि इसका आंसर था इनमें से कुछ भी नहीं, तो वो आप अपने आप को एक्स्ट्रा मार्क दीजिएगा 2 मार्क्स, ठीक है। दिस वॉज अ कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन जो बीच बीच में आपका किया जाता है, और अगर आपने कोई भी और आंसर कर दिया ABCD में से तो डेफिनेटली 0 का स्कोर आपका रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया था कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है तो अपने आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दीजिएगा, मतलब टोटल 2 मार्क्स दीजिएगा अपने आपको फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर रिविजन करते हैं जल्दी से। 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का तरीका यही है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर और उसको लेकर जितनी भी चीजें आपको पता है वो आप रिकॉल करना कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ई विद्या के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए कि इसको कौन सा रिवॉर्ड या अवार्ड मिला है, इसे अभी अल खलीफा प्राइज जो है वो दिया गया है।
इसके बारे में लिखिएगा कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर है, इसमें ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। जल्दी से बताएं मुझे निष्ठा प्रोग्राम किस चीज़ को लेकर है। स्वयं तो ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर है, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स को लेकर है, और निष्ठा जो है वो टीचर ट्रेनिंग्स को लेकर है। फिर हमने ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में देखा था, जो किससे रिलेट करता है, इट रिलेट्स टू इकोनॉमी, और यहाँ पर मार्केट्स और करेंसी क्रैश हो सकते हैं। निपुण और निपुण भारत में डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताएं। निपुण के अंतर्गत जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग, स्किलिंग और अपस्किलिंग करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डे एनयूएलएम के बारे में देखा था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, दो तरीके की स्कीम्स हैं, एक अर्बन इंडिया के लिए, एक रूरल इंडिया के लिए। तो यहाँ पर जो अर्बन इंडिया है वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। नेट 50 कूपन कोड जो है वो यूज कर लीजिएगा जो लोग वेरियस सीरीज के अंदर जाना चाहते हैं, जो कि exam.netmark.com के ऊपर अवेलेबल है। जो थीम है 2022 योगा डे का, वो क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बात करी गई है ट्विन डेफिसिट को लेकर, जिसमें फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों ही शामिल है। 8th के अंदर हमने देखा फिस्कल डेफिसिट को लेकर, इसमें आपके खर्चा तो है 2000 रुपए, लेकिन अर्निंग है 1000 रुपए, तो दिक्कत होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको पैसे को बोरो करना पड़ेगा, और जितना पैसा आप बोरो करेंगे सामने वाले के लिए कम रहेगा, सरकार ज्यादा पैसा ले लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बचेगा नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट में हमने इनविजिबल अकाउंट किससे रिलेट करता है, जल्दी से बताइए। ट्रेड तो करता है फिजिकल गुड्स से, और इनविजिबल रिलेट करता है सर्विसेज से, ये डिस्कस किया था। और फिर हमने लास्ट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके बारे में डिस्कशन किया। ये स्टेबिलिटी देता है डेमोक्रेसी के अंदर, पार्टी के लिए लॉयलिटी को भी बढ़ाता है। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। जल्दी से प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आया गया था, ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लेकर आया गया है, ये प्लीज आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और उस हिसाब से जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड होने वाले हैं। तो अगर आपने 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर है तो फिर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। सेकंड टाइम वीडियो को आज ही देख लीजिएगा और अपने नोट्स इसमें से ज़रूर बना लीजिएगा। डोंट थिंक कि एग्जाम से पहले आप दोबारा से इन सब वीडियो को देखेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर, गुड बाय।